हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और सेमेस्टर 1 में जो आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इंटू प्रैक्टिसेस 1 यानी EVS, इस सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से उन्हें चेकआउट कर लीजिए। और देखिए, ये जो आपकी बुक है ये सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो या सेमेस्टर 2 में हो, दोनों ही सेमेस्टर के लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही सेमेस्टर में एक ही बुक है। तो अगर आप सेमेस्टर 1 के हैं या सेमेस्टर 2 के हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप कोई भी सेमेस्टर के हों, आपकी सेम ही बुक है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए फिर बिना देरी करें हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मोर स्टडी के लिए, मोर आगे कंटिन्यू रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इधर उधर ना भटकें या फिर खो ना जाएं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर्टिकुलर एक इंसान को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हों आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ, और आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। इसीलिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अब हम वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे, उससे पहले आप अपने हाथों से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ताकि हम वीडियो की स्टार्टिंग कर पाएँ आपके प्यारे से लाइक से। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं आपके प्यारे से लाइक से इस वीडियो के। आज हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 तक सारी ही वीडियो कंप्लीट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहां पर भी जाकर इन्हें सारी ही वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा जो अध्याय 3 है यानी चैप्टर नंबर 3, हम उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है परिस्थितिकी तंत्र, जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, यानी परिस्थितिकी तंत्र जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था। फिर हम इसमें देखेंगे जैव रासायनिक चक्र जो होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता क्या होती है। इस बारे में हम पूरे ही चैप्टर में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं हमारे इस चैप्टर की। यहाँ थोड़ी सी आपको संरचना वगैरह दे रखी है। जो आपकी सेम बुक है वही मैं पढ़ा रही हूँ, यानी बुक से ही पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। देखिए, पहले हम देखेंगे परिचय के, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात ही करेंगे कार्य की, कि कार्य क्या होता है। तो कार्य का अर्थ है किसी भी विशेष क्षेत्र में विशेष परिस्थिति तंत्र का कार्य करना, जिसमें जीवों का आपस में जुड़ना, उनकी पोषण संबंधित आवश्यकताएं, पोषण तत्वों का संचलन, ऊर्जा प्रवाह और फिर से सभी रसायनों का अपघटन, दोनों कार्बनिक और साथ ही अकार्बनिक और वातावरण में उनकी रिहाई शामिल है। मुख्य रूप से इन सभी गतिविधियों को 3 प्रमुख श्रेणियों के तहत समझा जा सकता है। अब देखिए, ये जो हमारा कार्य है उसको किसी भी चीज़ में समझने के लिए, या ऊर्जा प्रवाह, इन सभी को समझने के लिए हमें 3 मुख्य श्रेणी दी गई हैं। अब वो कौन कौन सी है, कैसे हम इन्हें समझ सकते हैं, चलिए देखेंगे। पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा जैव भूरासायनिक चक्र, दूसरा होगा हमारा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल, उसके बाद में हमारा होगा परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, और फिर हम उसके बाद में देखेंगे उत्पादकता। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा, उत्पादकता। मेनली हम इसमें ये सारे ही टॉपिक्स क्लियर करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। यानी जैसे आपने देखा, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जैव भूरासायनिक चक्र, तो हम इसी से स्टार्टिंग करेंगे। यानी हम इसमें सबसे पहले देखेंगे जैव भूरासायनिक चक्र क्या होता है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं कि जैव भूरासायनिक चक्र होता क्या है। ठीक है, एक परिस्थितिकी तंत्र में जैविक और साथ ही भौतिक दोनों घटक एक चक्र को पूरा करने के लिए भूमिगत और जमीन के ऊपर से गुजरते रोल करते हैं। पोषण चक्र के माध्यम से विभिन्न अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण और विघटन होता है। यानी देखिए, ये जो हमारा जैविक भूरासायनिक चक्र है, इसमें परिस्थितिकी तंत्र में जो हमारे अपघटक होते हैं वो सभी चक्कर लगाते हैं, यानी भूमि के अंदर भी और भूमि के बाहर भी, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में, और ये सभी विघटन होते हैं। इसी तरह से हमारा जैव भूरासायनिक चक्र कहलाता है, जिन्हें परिस्थितिकी तंत्र का पोषण चक्र भी कहते हैं। और इसी चीज को ही परिस्थितिकी तंत्र का पोषण चक्र भी कहा जाता है। प्रकृति से आत्मनिर्भर है। पदार्थों की प्रकृति के आधार जैविक भू रासायनिक चक्र को 2 प्रमुख श्रेणियों, वायुमंडल और
एडोफिक चक्र में विभाजित किया गया है। यानी देखिए अब जो हमारा भू रासायनिक चक्र है उसको दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी होती है हमारी वायुमंडलीय और दूसरी जो श्रेणी है वो है हमारी एडोफिक चक्र। जो हमारा एडोफिक चक्र है, अब हम इन दोनों श्रेणी को अब हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। यानी पहले हम देखेंगे वायुमंडलीय पोषण चक्र, जिसमें हम जल चक्र को देखेंगे, कार्बनिक चक्र को देखेंगे और ऑक्सीजन चक्र को देखेंगे। और जो हमारा एडोफिक पोषण तत्व चक्र हो जाता है, इसमें हम नाइट्रोजन चक्र को देखेंगे और सल्फर चक्र को देखेंगे। और एक और पॉइंट है जिसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे, जो है हमारा फास्फोरस चक्र। चलिए फिर हम इसके एक एक करके सभी पॉइंटों को देखते हैं। यानी पहले हम देखेंगे वायुमंडलीय पोषण चक्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो वायुमंडलीय पोषण तत्व के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहला जो हमारा आता है वो है जल चक्र। तो जल चक्र को देखेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जल एक आवश्यक यौगिक है। पौधे भूमिगत जल को जड़ों के माध्यम से अपनी ऊपरी या हवाई भागों में अवशोषित करते हैं। यानी जड़ों के माध्यम से ही पौधे जो हैं वो अपने अंतर्गत जल को लेकर जाते हैं, यानी ऊपर वाले हिस्से में, और जो हवाई यानी पत्ते वगैरह होते हैं उन तक जल को लेकर जाते हैं। इस पानी का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जो पौधों द्वारा खाना बनाया जाता है, वो जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। आपने पहले भी ये पढ़ा होगा स्कूल टाइम में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताया है। ठीक है। कुछ पानी पौधों के शरीर से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाता है। यानी देखिए कुछ से तो ये खाना बना लेते हैं, और जो कुछ पानी बचता है वो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, जो पत्तों द्वारा की जाती है, उससे पौधों से बाहर पानी निकल जाता है। ठीक है। जल चक्र के लिए प्रेरक माध्यम और विकिरण है, जो पृथ्वी पर पहुंचने वाले कुल विकिरण का 15% है। यद्यपि विकिरण द्वारा जल निकायों की सतह से वाष्पित हो जाता है, यह है वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। यानी देखिए टोटल जो है वो विकिरण जो है वो हमारा 50% है। और अगर जो हमारा जो जल है वो वाष्पित हो जाता है, यानी जल निकायों की सतह से वाष्पित हो जाता है, यानी हवा में उड़ जाता है, भाप बन गए, तो वो वापस भी आ जाता है वर्षा के रूप में। अब देखिए वर्षा जो होती है वो कैसे पहुंचता होगा आसमानों में पानी? वो ऐसे तो पहुंचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से वाष्पो होकर, या ये कहें वाष्पो उत्सर्जन की मदद से बादलों तक पहुंचता है, और वो फिर बादल वर्षा बनकर नीचे वापस जमीन पे आ जाता है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से जो पानी होता है वो वापस पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। देखिए जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो है ये हमें पृष्ठ रूप से दिखाया गया है, जो कि हमारी पृथ्वी पर महत्वपूर्ण संसाधन का चक्रण दिखाता है। यानी देखिए ये जो है ये हमारी पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण संसाधन है उनके चक्र को दिखाता है। ये जो डायग्राम है आप भी देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो है ये हमारी पृथ्वी का पूरा जल चक्र को दिखाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस तरह से जल चक्र को लेती है। यानी पहाड़ों से पानी आता है, पानी जो है समुद्रों में आता है, समुद्र से वो भाप बन के वापस आ जाता है, फिर ये वापस उसमें बादलों में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बारिश आती है, फिर वापस आ जाता है। तो इसी वजह से ये हमारा जल चक्र पूरा कहलाता है। आई होप आपने ये पहले भी देखा होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में मौजूद एक महत्वपूर्ण गैस है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को इसकी आवश्यकता होती है। यानी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी महत्वपूर्ण गैसों में से एक है, जो कि पृथ्वी पर बहुत मात्रा में पाई जाती है। और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही कर पाते हैं, ताकि खाद्य सामग्री तैयार की जा सके, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोफ्रॉक्स के लिए भी होती है। यानी ये जो होती है ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोफ्रॉक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सभी जीवित जीवों श्वसन द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, हम लोग हो गए, जो जानवर वगैरह हो गए, सारे ही जीवों द्वारा जो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो जीवित लोगों के श्वसन द्वारा यानी सांस के द्वारा छोड़ा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी श्वसन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाहर और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो श्वसन द्वारा ही बाहर निकाली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी की पर्पटी भी कार्बन भी छोड़ती है। यानी पृथ्वी की जो पर्पटी है वो भी कार्बन छोड़ती है, जो कैल्शियम कार्बनिक यानी CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बनिक यानी MgCO3 के रूप में मौजूद है, जो खनिज की प्रक्रिया में
समुद्री जीवों के कंकालों में आती है। यानी देखिए ये जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ती है, लेकिन अलग अलग रूपों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा जीवाश्म ईंधनों के जलने से कोयले और लकड़ी की बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकलती है। इसीलिए हम जीवाश्म ईंधनों को जलाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। यानी कोयला और लकड़ी जो ऐसे जीवाश्म ईंधन है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित हो जाती है। देखिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, यानी अपने अंदर ले लेते हैं। इसीलिए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी पृथ्वी के लिए सही नहीं है, लेकिन हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो सोल्यूशन क्या है कि पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खत्म हो जाए। इसीलिए पौधों को लगाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड को बायोटिक घटकों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालते हैं, उसके जो घटक होते हैं उसको वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ आपको ये पूरा डायग्राम दे रखा है कि आपका कार्बन चक्र के रूप में दिखाया गया है। आप इसे पूरा अच्छे से देख सकते हैं, किस तरह से कार्बन जो है वो किस तरह से हमारे वायुमंडल में घुलती है, किस तरह से कहाँ कहाँ से निकलती है। ये सारे ही सोर्स आपको दिखा रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ये पिक्चर मैं आपको ग्रुप में भी दे दूंगी, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप उसे ज्वाइन करना मत भूलना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहाँ और भी बहुत सारी रिलेटेड पिक्चर्स मिलेंगे जो आपकी सब्जेक्ट या फिर ये कहूँ आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन चक्र। यानी अब हम देखेंगे ऑक्सीजन चक्र को। ऑक्सीजन चक्र क्या होता है, चलिए देखते हैं। वायुमंडल में शुष्क हवा में 20.94% ऑक्सीजन होती है। यानी देखिए जो हमारा वायुमंडल है उसकी जो शुष्क हवा होती है जिसमें नमी ना हो, उस हवा में 20.94% जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है। सभी जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नमी की मात्रा से भी जुड़ी है। यानी देखिए जितने भी जीव हैं हमारे पूरे वायुमंडल में जो श्वसन करते हैं उन सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये जो है ये हमें शुष्क में भी और नमी में भी, दोनों में ही हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि दोनों ही जगह ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। जो हमारा नेक्स्ट था वो था हमारा अडैफिक पोषण तत्व चक्र। अब हम देखेंगे अडैफिक पोषण तत्व चक्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उनको देखेंगे। पहला जो आता था वो है हमारा नाइट्रोजन चक्र, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। चलिए देख लेते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। यह एक जटिल चक्र है जो प्रकृति में विभिन्न चरणों में घटित होता है। मंडलीय वायु का लगभग 79% नाइट्रोजन है। यह जैविक दुनिया में प्रवेश करता है और आत्मसात हो जाता है, फिर वापस वातावरण में चला जाता है। नाइट्रोजन चक्र के पूरा होने में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। ये पूरा ही हमारा नाइट्रोजन चक्र कहलाता है, और इसके जो शामिल होते हैं या फिर इससे पूरा होने में जो चरण हैं वो हमारे ये दे रखे हैं। ये आपके पूरे ही चरण दे रखे हैं, जो कि हमारा एक नाइट्रोजन चक्र होता है, किस तरह से बना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा ही आपको नाइट्रोजन चक्र एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो जीवित जीवों में प्रवेश करता है। यानी नाइट्रोजन जीवित जीवों में प्रवेश करता है किस तरह से, चलिए देखते हैं। शुद्ध नाइट्रोजन गैस का उपयोग हरे पौधों द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानी जो शुद्ध नाइट्रोजन गैस होती है उसका प्रयोग हरे पौधों द्वारा नहीं किया जा सकता है। केवल नाइट्रोजन के नाइट्रेट और अमोनियम रूप का उपयोग उनके द्वारा किया जा सकता है। यानी जो शुद्ध वाला होता है उसका उपयोग नहीं कर सकते पौधे भी। जो पौधे यूज करते हैं वो नाइट्रोजन का नाइट्रेट और अमोनिया रूप को ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस सबसे पहले प्रकृति में नाइट्रेट ऑक्साइड और अमोनिया में तय की जाती है। यानी सबसे पहले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड शुद्ध नहीं होती, वो अमोनिया या फिर नाइट्रेट ऑक्साइड में परिवर्तित होती है। नाइट्रोजन में नाइट्रेट के उत्पादन को नाइट्रेफिकेशन कहा जाता है। यानी नाइट्रोजन में जो नाइट्रेट का उपयोग होता है या इसका जो उत्पादन होता है, इसका जो बनना होता है, उसको नाइट्रेफिकेशन कहा जाता है। अमोनिया के उत्पादन को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। तो अमोनिया का जो उत्पादन होता है उसको अमोनिफिकेशन कहा जाता है। ये आपको याद करने होंगे कि किसके नाम को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसी में कुछ पॉइंट्स देखेंगे
कि नाइट्रेफेक्शन क्या है। देखिए नाइट्रेफेक्शन यह गैस जैविक, भौतिक और जैविक दोनों तरह से किया जा सकता है, यानी ये जो गैस है ये जैविक और भौतिक दोनों ही हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन या नाइट्रेफेक्शन का गैर जैविक निर्माण। बिजली के दौरान नाइट्रोजन प्रक्रिया में ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को उच्च मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ये जो है ये बिजली के दौरान बनाई जाती है, बिजली के दौरान होती है और इस प्रक्रिया को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी उसकी आवश्यकता होती है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपकी बुक में दे रखा है उद्योगों में कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन उद्योगों का उत्पादन भी किया जाता है, वह रासायनिक खाद्य हैं। किसान फसलों की पैदावार और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए इन उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो नाइट्रोजन होता है उसका इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरकता यानी मिट्टी में जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जैविक नाइट्रोजन निर्धारण। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण जीवित जीवों द्वारा किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवों के रूपों में किया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन शैवाल, बैक्टीरिया, कवक आदि। इन सभी के लिए जैविक नाइट्रोजन निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप एक और डायग्राम देख सकते हैं और ये जो डायग्राम है ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल का योजनाबद्ध प्रदर्शन, यानी जो नाइट्रोजन साइकिल होती है उसका किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है, ये आपको बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे चलेंगे। आगे है हमारा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है, यानी जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो दो प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं चलिए देख लेते हैं। पहला होता है हमारा गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किस तरह से चलिए देखते हैं। यह उन जीवों द्वारा किया जाता है जो मिट्टी या पानी के स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उदाहरण एनाबीना, नोस्टक आदि। यानी देखिए जो गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो उन जीवों द्वारा किया जाता है, या तो वो मिट्टी के अंदर रहते हो या वो पानी के अंदर रहते हो, उनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ सूक्ष्मजीव सहजीवी साहचर्य में विभिन्न पौधों की जड़ों की गांठों के अंदर रहते हैं, वह वायुमंडल नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं। इन प्रक्रिया को सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, यानी जो पौधों की जड़ों के अंतर्गत रहते हैं और वो वायुमंडल को ठीक कर सकते हैं, वही हमारे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ दे रखे हैं, जैसे कि फलियां हैं, फलियों में मटर वगैरह आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चले। आगे हमारा वातावरण से नाइट्रोजन गैस अमोनिया यानी NH3 में परिवर्तित हो जाती है, जो बाद में अमोनिया एसिड में परिवर्तित हो जाती है। अमोनिया एसिड न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड है। सजीव संघ के कारण फलियों को अन्य फसलों के लिए एक अच्छे जैव उर्वरक माना जाता है, जो बदले में फसल के खेतों में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे अमोनीकरण के। अमोनीकरण क्या होता है। नाइट्रोजन चक्र में अमोनीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी नाइट्रोजन चक्र के अंदर ही अमोनीकरण होता है, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बनिक पदार्थों पर बैक्टीरिया की अपघटन प्रक्रिया से अमोनिया यानी NH3 या अमोनियम NH4 यौगिकों के उत्पादन की प्रक्रिया है। यानी ये जो प्रक्रिया है इसमें या तो NH3 या फिर NH4 की जो प्रक्रिया कहलाती है, यही हमारी अमोनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जो उदाहरण है या फिर ऊर्जा के जो कुछ छोटे सोर्स हैं उनको देख सकते हैं, जो कि आप उदाहरण के रूप में कुछ बैक्टीरिया यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि 2 बैक्टीरिया हैं, आप इनके नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रीकरण। क्या अब नाइट्रीकरण देखेंगे कि नाइट्रीकरण क्या होता है। जब अमोनिया नाइट्रीकरण में परिवर्तित हो जाता है तो इसे नाइट्रोफेक्शन कहा जाता है, यानी जब अमोनिया नाइट्रेस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे नाइट्रीफेक्शन कहा जाता है। नाइट्रेट को सीधे पौधों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, यानी नाइट्रेट को पौधों द्वारा सीधे ही अवशोषित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा वो है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में वापस लौट जाती है। किस तरह से नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में वापस लौट जाती है, चलिए देखते हैं। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में वापस आ जाती है। यानी देखिए जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस वापस आती है उसको नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट यानी NO3 को ट्राइड यानी NO2 में बदल सकते हैं। उन्हें
डिनाट्रोफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है, जैसे कि स्यूडोमोन्स। ये सभी जो हैं ये हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को वापस लाने का कार्य करते हैं। अब है हमारा सल्फर चक्र। अब हम देखेंगे सल्फर चक्र को कि सल्फर चक्र क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा ही सल्फर चक्र को अच्छे से दिखाया गया है। किस तरह से आप अच्छे से देख सकते हैं, ये पूरा ही डिटेल में सल्फर चक्र को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अन्य पोषण चक्रों की तरह बायोस्फीयर और अंडरग्राउंड में सल्फर की गतिविधियों को सल्फर चक्र कहा जाता है। यानी जैसे अन्य जो पौधे होते हैं या पोषण चक्र होते हैं, उन्हीं की तरह जो बायोस्फीयर में और अंडरग्राउंड में प्रक्रिया होती हैं उनको सल्फर चक्र के नाम से जाना जाता है। सल्फर चक्र एक अवसादी प्रकार का पोषण चक्र है, क्योंकि आरक्षित पुल, चट्टानों, खनिजों के साथ साथ समुद्री अवसादों में सल्फेट में अंडरग्राउंड होता है। यानी ये जो है ये एक अवसादी प्रक्रिया कहलाती है। सल्फेट निम्नलिखित रूप में प्रक्रिया में पाया जाता है, और हम निम्नलिखित रूप में, ये जो नीचे कुछ दे रखे हैं उनके रूप में हम सल्फेट को पृथ्वी पर देख सकते हैं। पहला जो रूप होता है वो होता है इसका हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे H2S कहा जाता है। दूसरा रूप होता है इसका सल्फेट डाइऑक्साइड, जिसे SO2 कहा जाता है। और एक और होता है जो होता है हमारा सल्फेट, जिसको SO4 कहा जाता है। ठीक है, इस रूपों में हम सल्फेट को अपनी पृथ्वी पर देख सकते हैं। और यहाँ सल्फेट चक्र दे रखा है जो आपको दिखाता है कि किस तरह से सल्फेट जो है वो हमारी वायुमंडल में या हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे यह जीवित प्राणियों में प्रवेश करता है। किस तरह से ये जीवित प्राणियों में प्रवेश करता है। पहला आप लिख सकते हैं घुलनशील रूप में मिट्टी में मौजूद होता है और पौधों की जड़ों के माध्यम से पौधों तक जाता है। यानी देखिए ये जो है ये घुलनशील रूप में मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी से जिस तरह से पानी जड़ों द्वारा पौधों में जाता है, तो ये जड़ों के साथ यानी पानी के साथ ही जड़ों में खिंच जाता है और ये पौधों में पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं यह प्रोटीन, विटामिन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों को की संश्लेषण करने के लिए पौधों द्वारा आत्मसात किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं फिर उपरोक्त उद्योगों को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जानवरों के शरीर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे पौधों और पशुओं निकायों के भीतर कार्बनिक सल्फेट को एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा सल्फेट SO4 या हाइड्रोजन सल्फेट H2S में विघटित किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट अनाएरोब बैक्टीरिया इन जीवाणुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती द्वारा तत्व सल्फर में बदल जाते हैं। इस प्रकार सल्फर मिट्टी के वापस आ जाता है और सल्फर चक्र पूरा हो जाता है। और इसी तरीके से ये पूरा सल्फर चक्र पूरा होता है। किस तरह से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये पूरा पहले पशुओं के शरीर में जाता है, फिर वहाँ से सल्फर को निकालता है, फिर वहाँ से वो मिट्टी में वापस जाता है, और इसी तरीके से पूरा सल्फर चक्र कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे फास्फोरस चक्र के फास्फोरस चक्र कैसे होता है। चलिए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक प्राणी की तुलना में पौधों और पशु निकायों के अधिक फास्फोरस उपलब्ध है। यानी देखिए जो अजैविक प्राणी होते हैं उनकी तुलना में जो पौधे हैं और पशु हैं इनमें ज़्यादा फास्फोरस उपलब्ध होता है। अजैविक प्राणी में फास्फोरस चट्टानों और अन्य प्राकृतिक भंडारों में प्रचुर मात्रा में होता है। यानी जो अजैविक होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ देखिए जो फास्फोरस है उसका योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व दिखा रखा है कि किस तरह से फास्फोरस हमारी पूरी पृथ्वी पर या ये कहें पूरे चक्र पर किस तरह से इसका सरल चक्र दिखाया गया है कि किस तरह से ये होता है। ये पूरा ही इसका सरल चक्र दिखाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी में घुलनशील रूप में मौजूद फास्फोरस को अवशोषित करती हैं। जैसे हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि पौधों की जो जड़ें होती हैं उससे फास्फोरस जो होता है वो अवशोषित हो जाता है पानी के साथ में, और इसे आत्मसात करती हैं और इसे बाद में आत्मसात कर दिया जाता है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से यह फिर पशु निकायों में स्थापित हो जाता है, और जब पशु वगैरह पौधे वगैरह को खाते हैं, यानी कोई भी पशु है, गाय वगैरह है, और वो उस पौधे को खा लेती हैं तो वो पशुओं में पहुंच जाता है फास्फोरस। ठीक है, और पौधों और जानवरों की मृत्यु और क्षय या पशु मल के द्वारा यह वापस वायुमंडल में आ जाता है। यानी देखिए ये पौधों द्वारा जड़ों से पौधों में गया, पौधों को किसी जानवर ने खाया और जानवर ने या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर उसका मल यानी पॉटी उसके द्वारा वापस जमीन पे आ जाता है और जमीन में मिल जाता है। ठीक है, यही पूरा
फास्फोरस चक्र कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है हमारा केवल 60,000 टन फास्फोरस पक्षियों, समुद्रों की मछलियों और शैवाल के माध्यम से मिट्टी में वापस लाया जाता है। समुद्रों में बड़ी मात्रा में फास्फोरस खो जाता है। यानी देखिए, जो फास्फोरस है वो दोबारा जो आता है वो पक्षियों, समुद्री मछलियों द्वारा ही आ पाता है। लेकिन अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में बड़ी मात्रा में जो फास्फोरस होता है वो खो जाता है और वापस ज़मीन पर नहीं आ पाता। और देखिए, जो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है, वो उनके आपको आंसर देना है। टोटल यहाँ 5 क्वेश्चंस है जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। देखते हैं आप सभी ने ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा। और इससे आगे का जो चैप्टर है आपका, यानी चैप्टर नंबर 3, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में यानी उसे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आपके जितने भी बुक्स है या फिर ये कहें जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड, आप उन सभी को देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आप यहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नेम देख सकते हैं, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अपनी स्टडी को ईज़ी बनाने के लिए आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।